इस चैप्टर में ठोस अवस्था हमने शुरू किया था और जब चैप्टर शुरू हुआ था तो आपको याद होगा कि हमने ये जाना कि प्रकृति में जितने भी ठोस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टली और अक्रिस्टली। जिसमें से हमको इस पूरे चैप्टर में किस तरह के ठोस के बारे में पढ़ना है, क्रिस्टली ठोस के बारे में। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमें पता चला कि क्रिस्टली ठोस जो है वो चार तरह के होते हैं, सहसंयोजक, आणविक, धात्विक और आयनिक ठोस। फिर मैंने आपको बताया कि अब आगे बढ़ते वक्त हम यहां से जो आयनिक ठोस है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जब आयनिक ठोस के बारे में पढ़ना चालू किया तो हमने सीखा कि जितने भी आयनिक ठोस होते हैं उनके अंदर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, त्रिविम जालक बोलते हैं या क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर पाए जा रहे थे, जिसे हम क्या बोलते हैं, इकाई सेल। और जब इकाई सेल के बारे में पढ़ा तो हमें पता चला कि जो इकाई सेल होता है, इकाई सेल में हमें किस तरह के इकाई सेल के बारे में पढ़ना था, क्यूबिक सेल। इकाई सेल तो कई प्रकार के होते हैं, पर हमें किस तरह के क्यूबिक सेल के बारे में, किस तरह के इकाई सेल के बारे में पढ़ना था, क्यूबिक सेल। और उसके अंदर सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक और बॉडी सेंटर क्यूबिक, 3 तरह के क्यूबिक सेल हमने पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने उससे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। उसके बाद हम लोगों ने घनत्व देखा था, ठोस का घनत्व देखा था। और आज के क्लास में हम देखने जा रहे हैं बेटा क्रिस्टली ठोसों के अंदर संकुलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आएगा और थियरी भी आएगा। पर जब थियरी की बात करते हैं तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक थियरी में आता है, ये जो टॉपिक है वो थियरी में आता है। हालांकि इसके आगे चल के कुछ न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे। पर अगर आप ये पूछेंगे कि इस चैप्टर में थियरी कहां से आता है, तो इस चैप्टर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन की शुरुआत इसी टॉपिक से होगी। ज्यादातर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है वो यहीं से शुरू होता है। तो चलिए फिर देखते हैं आखिर संकुलन का क्या मतलब होता है। यहां पर संकुलन का क्या मतलब होता है बेटा, पिछले क्लास को खत्म करते करते मैंने आपको एक बात बताया था कि जो ठोस होता है वो द्रव और गैस से इसलिए अलग है क्योंकि ठोस के अंदर जो परमाणु होते हैं उनमें बहुत घना संकुलन होता है, उनमें बहुत अच्छे से पैकिंग होता है, टाइटली पैकिंग होता है। इसीलिए ठोस जो होता है वो बाकी 2 अवस्थाओं से एकदम अलग होता है। तो अब ये बताओ, ठोस तो कई प्रकार के होते हैं। अरे भाई, ठोस लोहा भी एक ठोस है और रबर भी एक ठोस है। बेटा, ठोस जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको 2 एग्जांपल बताता हूं। मैंने कहा लोहा भी एक ठोस है और रबर भी एक ठोस है, पर दोनों में फर्क है ना। लोहा में आप सबको पता है हार्डनेस ज्यादा होता है, वो ज्यादा हार्ड होता है, और जो रबर है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोहे के अंदर के जो परमाणु होते हैं उनका पैकिंग बहुत स्ट्रांग होता है, उनका जो संकुलन है, परमाणुओं का जो संकुलन है वो बहुत अच्छे से होता है। और जो रबर होता है, रबर के अंदर जो परमाणु होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनमें उतना अच्छा पैकिंग नहीं होता, उनमें लूज पैकिंग होता है। तो क्या समझे कि रबर भी एक ठोस था, लोहा भी एक ठोस था, पर दोनों के अंदर जो परमाणु हैं, जो एटम्स हैं, उनकी पैकिंग अलग अलग है। तो पार्टिकल्स का जो पैकिंग होता है, कणों का जो संकुलन होता है, वही इस बात को तय करता है कि कोई भी ठोस कितना हार्ड होगा, कितना सॉफ्ट होगा, उसका गलनांक कितना होगा, उसका डेंसिटी कितना होगा, उसका स्टेबिलिटी कितना होगा। तो भाई ठोस जाना ही जाता है परमाणुओं के बीच स्ट्रांग पैकिंग के लिए। ठोस जाना ही जाता है एटम्स के बीच स्ट्रांग पैकिंग के लिए। तो आखिर कोई भी ठोस के अंदर जो परमाणु होते हैं उनमें किस प्रकार का पैकिंग होता होगा, उसमें किस प्रकार का पैकिंग होता था, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेटा, जब आप किसी ठोस के बारे में बात करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़े होते हैं, तभी तो ये सॉलिड होते हैं। और याद रखना, कोई भी ठोस ये चाहता है कि वो ज्यादा हार्ड बने। तो कोई भी ठोस ज्यादा हार्ड जब बनेगा तो ज्यादा स्थायी हो जाएगा। कोई भी ठोस चाहता है कि वो ज्यादा हार्ड बने ताकि वो स्थायी हो जाए। तो याद रखना, ठोस सुनते ही हमारे दिमाग में आता है बेटा हार्ड। अब ऐसा मत कहना कि रबर भी तो एक ठोस है सर।
तो रबर भी एक ठोस है, हाँ जी। लेकिन अगर तुम पदार्थों को 3 अवस्था में बांटते हो, गैस, द्रव और ठोस, तो बेटा अगर कोई कहता है कि मैं ठोस बनना चाहता हूं, तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं एकदम स्ट्रांग बनूंगा, मैं एकदम इफेक्टिव बनूंगा, मेरी डेंसिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए, मेरा क्वथनांक या गलनांक बहुत ज्यादा होना चाहिए, मैं बहुत स्टेबल होना चाहता हूं। तो अगर कोई ठोस बनना चाहता है तो कोई भी ठोस ये चाहेगा कि मेरे अंदर के जो परमाणु हैं, उनका जो पैकिंग है, उनकी जो व्यवस्था है, वो बहुत अच्छे से हो, ताकि वो ज्यादा हार्ड बन सके, वो ज्यादा हार्ड बन सके, वो ज्यादा स्थायी बन सके, वो ज्यादा स्टेबल बन सके, वो ज्यादा स्टेबल बन सके। तो आज के क्लास में हम यही सीखेंगे कि आखिर परमाणुओं के बीच में संकुलन कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, और ये जो पैकिंग होता है उससे ठोस के किस किस गुण धर्म पर असर पड़ता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। चलिए वापस आते हैं। तो बेटा ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, ऊपर साफ साफ लिखा है कि कोई भी ठोस अपने आप को स्थायी करने के लिए अपने अंदर के परमाणुओं को करीब से करीब रखना चाहता है। ध्यान सुनेगा, ठोस के अंदर जो परमाणु होते हैं वो पास पास होते हैं, ठोस के अंदर जो परमाणु होते हैं वो पास पास होते हैं, पर लोहे के अंदर के परमाणु कुछ ज्यादा ही पास होते हैं, रबर के अंदर के परमाणु उतने पास नहीं होते, होते हैं पास पर लोहा जितना नहीं। तो कोई भी ठोस अपने आप को स्थायी रखने के लिए, कोई भी ठोस अपने आप को स्थायी रखने के लिए पूरी कोशिश करता है कि वो अपने अंदर के परमाणुओं को करीब से करीब ला सके, अपना घनत्व बढ़ा सके, ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो संकुलन होता है, ये जो पैकिंग होता है, वो बेसिकली बेटा 2 तरह का होता है। संकुलन जो है वो 2 तरह का होता है। एक जिसको आप द्विमीय बंध संकुलित संरचना बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं बेटा टू डायमेंशनल पैकिंग। 2 डायमेंशन में, 2 अक्ष में आप इसका पैकिंग करेंगे। और एक होता है त्रिविम बंध संकुलित संरचना, इसे हम 3 डायमेंशनल पैकिंग कहते हैं, इसे हम 3 डायमेंशनल पैकिंग कहते हैं। ओके, अब 2 डायमेंशनल पैकिंग सुन के आप समझ गए होंगे बेटा। 2 डायमेंशनल पैकिंग का मतलब है कि आप परमाणुओं को 2 एक्सिस में रखोगे, परमाणुओं को 2 एक्सिस में रखोगे, है ना। यहां पर 2 डायमेंशनल पैकिंग का मतलब है आप परमाणुओं को 2 एक्सिस पर रखोगे। और 3 डायमेंशनल का मतलब है, 3 डायमेंशनल का मतलब है कि आप परमाणुओं को 3 एक्सिस पे रखोगे। अच्छा चलो मैं अब आपको दिखाता हूं कि आखिर परमाणुओं के बीच कैसा होता है पैकिंग। जरा गौर सुनेगा। तो बेटा मैं अब आपको इन परमाणुओं के बीच किस प्रकार का पैकिंग होता है वो दिखाता हूं। सबसे पहले 2 डायमेंशनल पैकिंग कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो असल में जो 2 डायमेंशनल पैकिंग है उसमें परमाणुओं को आप किसी एक दिशा पर रखेंगे और नीचे की तरफ एक दूसरी दिशा में भी आप जाएंगे। तो बेटा ये मैंने एक लाइन से परमाणुओं को रख दिया, अब मुझे नीचे भी परमाणु रखना है। तो जब नीचे परमाणु रखूंगा तो पहला विकल्प ये है कि क्यों ना मैं परमाणुओं को एक के नीचे एक रखूं। ये देखो मैं परमाणुओं को एक के नीचे एक रख रहा हूं, लेकिन जब परमाणुओं की व्यवस्था मुझे बनानी होगी तो मेरे पास एक विकल्प और है। क्या है बेटा? ये देखो, ये मैंने परमाणुओं को पहले एक लाइन में जमा दिया, अब मुझे नीचे भी परमाणुओं को रखना है। तो मैं एक के नीचे एक, परमाणुओं को एक के नीचे एक ना रख के ऐसा भी तो कर सकता हूं कि मैं 2 के नीचे एक रखूं। ये देखो मैंने यहां पर 2 परमाणुओं के बीच में जो गहराई बनी हुई है उसमें मैंने रख दिया। ये देखो बेटा, तो ऐसे भी परमाणुओं को जमाया जा सकता है, इनकी व्यवस्था बनाई जा सकती है। तो ये देखो इन दोनों तरह के संकुलन में, इन दोनों तरह के पैकिंग में एक बात समान है कि ये जो पैकिंग हुआ है ये 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल मतलब 2 अक्ष में, आपने सिर्फ 2 अक्ष में जो अणुओं को है रखा है। पर अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जब भी आप 2 डायमेंशनल पैकिंग करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि गौर से देखो बेटा, इस एक परमाणु को चारों तरफ से 4 परमाणु टच कर रहे हैं। आप देख रहे हो इस एक परमाणु को चारों तरफ से 4 परमाणु टच कर रहा है। तो जो स्ट्रक्चर, तो अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसीलिए इस तरह के संकुलन को वर्गाकार बंध ससंकुलन कहते हैं। देख लो बेटा, इस तरह के संकुलन को वर्गाकार बंध संकुलित संरचना कहते हैं। यहां वर्गाकार क्यों बोला मैंने? वर्गाकार क्यों बोला? दिख रहा है कि 4 परमाणु मिलके वर्गाकार
संरचना तैयार कर रहे हैं। और यहां पर देखो, यहां पर आप जरा गौर से देखो, आप पाओगे कि यहां पर एक परमाणु को चारों तरफ से 6 परमाणु, चारों तरफ से जो है 6 परमाणु घेर रहे हैं, चारों तरफ से 6 परमाणु घेर रहे हैं। तो आप यहां पर कहेंगे इस तरह के संरचना को, इस तरह संरचना को षटफलकीय बंद संकुलित संरचना कहते हैं। देख रहे हो इसको, इस वाले को हम कहते हैं बेटा वर्गाकार बंद संकुलन संरचना, और इसे कहते हैं षटफलकीय। वो दिख रहा है षटफलकीय है वो, है ना। इसको बोलते हैं बेटा हेक्सागोनल, इसको बोलते हैं हम हेक्सा यानी कि 6, हेक्सागोनल पैकिंग, इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसको देख रहे हैं आप, इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहा जाता है। इसको शॉर्ट में HCP भी लिखते हैं बेटा। ये जो षटफलकीय संकुलित संरचना है इसे शॉर्ट में HCP भी लिखते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इस वाले को वर्गाकार यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी लिखते हैं। ये तो आपको पता है ना बेटा कि वर्ग को हम स्क्वायर बोलते हैं, तो ये वर्गाकार यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहलाता है, या फिर इसी को CCP भी कहते हैं। CCP मतलब होता है बेटा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनना। तो आपको याद क्या रखना है कि जो 2 डायमेंशनल पैकिंग होता है ये 2 तरह का होता है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा षटफलकीय यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो 2 डायमेंशनल पैकिंग 2 तरह के होते हैं। लेकिन अब आते हैं 3 डायमेंशनल में। ये बताओ बेटा, जो ठोस होता है उसके अंदर जो परमाणु होते हैं वो तो त्रिविम दिशा में, तीनों डायरेक्शन में जमे होते हैं ना। तो अब देखते हैं कि अगर मुझे 3 अक्ष में, 3 एक्सिस में परमाणुओं को रखना हुआ तो मैं कैसे रखूंगा। यहां देखना, सबसे पहले मैं यहां पर आपके सामने ये मैंने कुछ परमाणु रख दिए इसके नीचे। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इन दोनों में से कौन सा वाला पैकिंग ज्यादा अच्छा है, ज्यादा इफिशिएंट है, ज्यादा कारगर है? इन दोनों में से कौन सा वाला पैकिंग ज्यादा अच्छे से हुआ है? मतलब इन दोनों में से किस केस में ठोस अपने आप को ज्यादा स्थायी पाएगा, ज्यादा स्टेबल पाएगा? बताइए मेरे को। नीचे वाला हेक्सागोनल वाला, सही बात है ना, नीचे वाला, क्योंकि आपको दिख रहा है। ये देखो ना बेटा, इसमें बीच बीच में जो रिक्तियां बनी हुई हैं, बीच में जो गैप बना है वो बड़ा बड़ा गैप है, और इसमें बीच में छोटा छोटा गैप बना है। तो आपको दिख रहा है कि यहां इस वाले केस में जो परमाणु हैं वो ज्यादा अच्छे से पैकिंग किए हैं, इनका घनत्व ज्यादा है, ये ज्यादा पास है। तो कोई आपसे पूछेगा कि कोई भी ठोस अपने आप को किस तरह के संकुलन में रखना पसंद करता है, तो आप कहेंगे बेटा हेक्सागोनल, षटफलकीय पैकिंग में वो रखना पसंद करता है। ठीक है, इसमें आते हैं, अब आते हैं त्रिविम। तो जब मुझे पता चल ही गया है कि षटफलकीय वाला जो पैकिंग है, जो संकुलन है वो ज्यादा अच्छा होता है, तो मैं यहां पर षटफलकीय जो संकुलन है उसी का उदाहरण लेके आगे बढ़ता हूं। तो ये देखो, मैंने यहां पर कुछ परमाणु ले लिए, अब नीचे में भी कुछ परमाणु रखूंगा मैं, ये देखो, और मैंने नीचे में रख दिया, इधर भी रख देते हैं, इधर भी रख देते हैं। तो बेटा ये तो 2 डायमेंशनल हुआ ना, ये तो 2 डायमेंशनल हुआ। अब हम बात कर रहे त्रिविम बंद संकुलित संरचना की, यानी कि 3 डायमेंशनल पैकिंग की। तो 3 डायमेंशनल में क्या होता है कि आपको अब इनके ऊपर भी परमाणु रखने होंगे। तो अब आप अगर इनके ऊपर परमाणु रखेंगे, तो वो कैसा दिखाई देगा? तो ये देखो, चलो अब इनके ऊपर रखते हैं। तो ये मैंने यहां पर रखना चालू कर दिया बेटा, ये देखो, अब मैं इनके ऊपर परमाणुओं को रखना शुरू कर दे रहा हूं इस प्रकार से। ये देखिए, अब मैंने इनके ऊपर भी परमाणु रखना चालू कर दिया। तो जब आप तीनों अक्ष में, तीनों दिशाओं में परमाणुओं का संकुलन बनाएंगे तो वो कहलाता है बेटा 3 डायमेंशनल पैकिंग। ये कहलाता है 3 डायमेंशनल पैकिंग, यानी कि त्रिविम बंद संकुलित संरचना। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि आप परमाणुओं को कितना भी अच्छा पैकिंग कर लो, सुनना ध्यान से, आप परमाणुओं को कितना भी अच्छा पैकिंग कर लो, लेकिन बीच बीच में जो गैप बने हुए हैं, यहां देखो बेटा, बीच बीच में जो गैप बने हुए हैं, देखो यहां गैप दिख रहा है आपको, यहां गैप बना हुआ है,
रिक्तियां बनी हुई हैं, है ना, यहां रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, बीच बीच में आपको कुछ खाली स्थान दिखाई देंगे। तो आप इन परमाणुओं को कितना भी अच्छा पैकिंग कर लो, आप इन परमाणुओं को कितना भी ठूस ठूस के भर दो, बीच बीच में जो गैप बना हुआ है आप इन गैप को नहीं भर पाओगे, वो तो रह जाएगा, बीच बीच में गैप तो रह जाएगा। भले ही तुमने ऊपर में एक परमाणु रख दिया जिसके कारण वो गैप ढक गया, छुप गया, पर भरा नहीं है। मैंने कहा अगर आप ऊपर में भी एक परमाणु रख दोगे तो बेटा अंदर में जो गैप बना है, जो रिक्तियां बनी हुई है, जो खाली स्थान बने हुए हैं, वो भले ढक जाएंगे पर भरेंगे नहीं। तो किसी भी ठोस के अंदर हम कितना भी अच्छा पैकिंग कर ले, पर बीच बीच में जो खाली जगह रह जाती है उसे रिक्तियां कहा जाता है बेटा, इन्हें रिक्तियां कहा जाता है, या फिर इन्हें हम वॉइड्स कहते हैं, या फिर हम इन्हें वॉइड्स कहते हैं, या फिर गैप, सिंपल भाषा में गैप कहते हैं, सिंपल भाषा में गैप कहते हैं। तो यहां पर मैं सच बताऊं, आपके एग्जाम में संकुलन से ज्यादा प्रश्न नहीं आएगा, आपके एग्जाम में संकुलन से ज्यादा प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न आएगा इससे, वॉइड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इकलौता इस चैप्टर का ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत बार बोर्ड एग्जाम में देखा गया है। तो बेटा मैं साथ साथ आपको बताते भी चलूंगा कि किस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो यहां पर ये जो वॉइड है इसको अच्छे से समझना। तो पहले काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जरा मैं आपके कमेंट देख लूं। पुष्पांजलि, क्या बेटा ये थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है क्या आप लोग को? सॉरी। अनुज यादव, बेटा ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा छोटा दिख रहा है क्या? मैं जूम करूं क्या? ओके। मेरे ख्याल से आप इसके स्क्रीनशॉट जब ले लेंगे ना, बस बेटा होपफुली ना आपको मंडे ट्यूसडे तक नोट्स वगैरह मिलना चालू हो जाएगा। मंडे ट्यूसडे तक नोट्स जो है मिलना चालू हो जाएगा, चिंता ना करें उसकी। अभी आपके पास जो भी व्यवस्था होगी, जो भी बुक होगा आपके पास, उससे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अच्छा जूम करूं इसको, ओके मैं देख लेता हूं बेटा। अब दिखा क्या, देखो एक बार। एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके तो आगे बढ़ते हैं, चलो। तो मैंने बताया कि आप परमाणुओं के बीच कितना भी अच्छा, आप परमाणुओं के बीच कितना भी अच्छा पैकिंग कर लो, पर बेटा बीच बीच में जो गैप रह जाते हैं उसको आप नहीं भर सकते। आपको पता है किसी भी ठोस के अंदर कितना परसेंट हिस्सा ये परमाणु घेरते होंगे? आप ऐसे देखो तो ऐसा लगता है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। मान लो कि मेरे पास एक ठोस है, मान लो कि मेरे पास एक ठोस है। तो बेटा आप किसी ठोस में परमाणुओं को कितना भी ठूस ठूस के भरो, किसी भी ठोस के अंदर परमाणुओं को कितना भी ठूस ठूस के भरा जाए, बीच बीच में गैप रह ही जाएगा, उसे आप नहीं भर सकते। और आपको पता है किसी भी ठोस के अंदर 74% से ज्यादा हिस्सा आप नहीं भर सकते।
किसी भी ठोस के अंदर 74% से ज्यादा हिस्सा आप नहीं भर सकते, और जो 26% हिस्सा है वो क्या है? गैप है। वो क्या है? गैप है, जिसको रिक्तियां कहते हैं, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वॉइड कहते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा वॉइड क्या होता है, रिक्तियां क्या होती है, तो आप कहना किसी भी ठोस के अंदर हम परमाणुओं को चाहे कितना भी व्यवस्थित तरीके से उनका संकुलन किया जाए, अधिक से अधिक 74% हिस्सा ही परमाणुओं द्वारा घेरा जा सकता है, जबकि बचा हुआ हिस्सा जो खाली रह गया है उसी को हम गैप या वाइड कहते हैं। गैप या वाइड कहते हैं। तो चलिए फिर अब मैं आपको बताता हूं बेटा कि वाइड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इससे संबंधित कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो अब देखते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं रिक्तियों के बारे में, जिसे क्या कहते हैं बेटा? वाइड कहते हैं, जिन्हें हम वाइड कहते हैं। तो अब जरा गौर से सुनिएगा, ये तो दिख रहा ना क्लियर? हाँ बेटा, एनडीए में पूछ रहे हो आप, एनडीए की तैयारी भी अगर साथ में कर रहे हो तो आप कोशिश करना किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल वाला हिस्सा है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, ठीक है? कोई बच्चा जो है पूछ रहा है कि एनडीए में भी इसके क्वेश्चन आते हैं क्या? तो हाँ बेटा, पर ध्यान देना, एनडीए की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। चलिए वापस आते हैं। तो अब वापस आते हैं, यहां बात करते हैं बेटा रिक्तियों के बारे में, यहां बात करते हैं रिक्तियों के बारे में। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो रिक्तियां होती हैं वो खाली जगह है जो परमाणुओं द्वारा संकुलन करने के बाद रह जाता है, उसको हम रिक्तियां या वाइड बोलते हैं। अब ये वाइड बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है चतुष्फलकीय, जिसको हम बोलते हैं बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड, और एक होता है अष्टफलकीय, जिसको हम बोलते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, अगर आप 12वीं बोर्ड के बाद और भी कुछ एग्जाम देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपका हिस्सा बने, तो याद रखिएगा आप ये जो इंग्लिश शब्द हैं इसको भी थोड़ा याद करना चालू कीजिए। आप अपने बोर्ड एग्जाम में इन इंग्लिश शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि आप तो जो हिंदी में लिखा हुआ शब्द है वो तो आप याद कर ही लेते हैं, पर इंग्लिश में भी अगर आप याद करेंगे तो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब बैठेंगे तो प्रश्न जल्दी बनता है। और सच बताऊं, हिंदी के शब्दावलियों के मुकाबले जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं वो थोड़ा जल्दी याद होता है। तो बस छोटा सा निवेदन है कि आप साथ साथ ये जो इंग्लिश वर्ड हैं इनको भी थोड़ा सा याद करना चालू करेंगे, ठीक है? चलो वापस आते हैं। तो अब मैंने कहा कि ये जो वाइड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सुनना कैसे, ये देखो, यहां पर मैंने पहले बेस में 3 परमाणु रख दिए, और अब इसके ऊपर में भी मैंने एक परमाणु रख दिया। अब आप देख सकते हैं बेटा, यह अंदर में एक गैप दिख रहा होगा, यहां बीचों बीच एक गैप दिख रहा होगा, और क्योंकि वो गैप 4 परमाणुओं से बना है, इसीलिए उस गैप को हम क्या बोलते हैं बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं, यानी कि चतुष्फल की रिक्ति बोलते हैं। वो जो बीच में गैप बना हुआ है, वो गैप क्योंकि 4 एटम से मिलकर बना है, इसीलिए उसको चतुष्फल की रिक्ति या टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्लास 11th में आप लोग जो अणु होते हैं उनकी संरचना पढ़े होंगे बेटा। बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, पेंटागोनल, बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ऐसे आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। तो उसी में आपने टेट्राहेड्रल भी पढ़ा था, उसी में आपने हाँ, तो मैंने कहा कि हाँ बेटा, मैं आपको थोड़ा जवाब देता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि आप लोग क्लास 11th में टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय संरचना पढ़े होंगे। क्या मुझे आप एग्जांपल बता सकते हो कौन से परमाणु का संरचना टेट्राहेड्रल था? किसका स्ट्रक्चर, हाँ जी चैप्टर 4, किसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है? कोई एग्जांपल दीजिए किसी परमाणु का, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। दिव्यांश, सही जवाब बेटा। CH4
CH4 सही जवाब। अच्छा, आपको याद है वो संरचना दिखता कैसा था? वो संरचना दिखता कैसा था? CH4 का संरचना टेट्राहेड्रल होता है और वो दिखने में कैसा था? आप सबको याद होगा बेटा, ये इस प्रकार का बना हुआ था, है ना। CH4 जो है वो इस प्रकार का बना होता है, इसी को हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और आपको याद होगा यहां पर बंद कोण 108 डिग्री, सॉरी एक मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ये आपको याद होगा। तो CH4 का ये जो स्ट्रक्चर है, CH4 का ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसी को हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ये टेट्राहेड्रल होता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको टेट्राहेड्रल दिख रहा है? ये जो स्ट्रक्चर है क्या वो आपको टेट्राहेड्रल दिख रहा है? नहीं, मैं आपको दिखाता हूं दरअसल ये स्ट्रक्चर कैसे बना है। अब मैं आपको दिखाता हूं ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में कैसे बना है बेटा। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको आप अभी ऊपर से देख रहे हो, इसको अभी आप सामने से देख रहे हो या ऊपर से देख रहे हो। अब मैं इसी को ना आपको साइड से दिखाता हूं। अभी आप ऊपर से देख रहे हो, अब मैं आपको इसे साइड से दिखाता हूं तो कैसे दिखेगा। ये देखो, ये मैंने 3 परमाणु ले लिए बेस में और एक परमाणु ऊपर से यहां पर आ रहा है बीच में। तो अब जब ये चारों मिलेंगे तो बीच में गैप बनेगा बेटा। जब ये चारों मिलेंगे तो बीच में गैप बनेगा, उसी को बोलेंगे टेट्राहेड्रल वाइड। अब ना इन परमाणुओं को थोड़ा और दूर दूर करता हूं मैं। ये देखो, अब इन परमाणुओं को मैं थोड़ा और दूर दूर करता हूं। ये देखो, मैंने इन परमाणुओं को थोड़ा दूर दूर कर दिया। जैसे ही मैंने इनको दूर दूर किया तो मैं साफ साफ देख सकता हूं कि यहां पर इन चारों के मिलने से बीचों बीच यहां पर एक गैप बना है। और ये जो गैप बना है वो 4 परमाणुओं के मिलने से बना है। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? टेट्राहेड्रल वाइड। क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वाइड। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी 4 परमाणु आपस में मिलेंगे तो बीच में बनने वाला जो गैप है वो टेट्राहेड्रल वाइड कहलाएगा। अब आते हैं दूसरा, ऑक्टाहेड्रल वाइड में। मुझे बताइए, ऑक्टाहेड्रल जो वाइड है, जो अष्टफल की रिक्ति है, वो कितने परमाणुओं के मिलने से बनेगा? बेटा, एक बच्चा बार बार प्रश्न पूछ रहा है कि ये जो केमिस्ट्री पढ़ाए हैं वो पेपर में फंस जाएगा या कम आएगा। देखो बेटा, सिलेबस तो आपको पूरा कराया जा रहा है। हाँ, मेरा काम है ये बताना कि कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक में बाध्य मत रहिएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको पूरा पढ़ना है। मैं कोई टॉपिक स्किप नहीं कर रहा हूँ, हर एक टॉपिक को आपको डीपली बता रहा हूँ और आप बस समझते जाओ। जब समझते जाओगे ना तो आपको सिलेबस बड़ा नहीं लगेगा। पढ़ने को बहुत कुछ है। मैंने आपको क्लास 11th में नहीं पढ़ाया है, पर आप चिंता ना करें, आपको हर चीज़ बताया जाएगा। बस क्लास अटेंड करो, हर एक क्लास को देखो ध्यान से। तो अब जब चैप्टर को अच्छे से समझ जाओगे ना तो फिर आप इस चीज़ पे बाउंडेड नहीं रहते कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आप पूरा पढ़ के जाइए। हाँ, मेरा काम यह है कि मैं ये बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं। पर याद रखना, जब भी आपको यह बताया जाएगा कि कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं तो उसी को पढ़ के थोड़ी जाना है। पढ़ना पूरा है, पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो हाँ, ये टॉपिक सच में इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आता है बोर्ड एग्जाम में, तैयार रहेंगे। हाँ जी, तो मैंने अभी एक प्रश्न पूछा था कि अष्टफल की रिक्तियां कितने परमाणुओं से बनेंगे। मैक्सिमम लोग लिखे हैं 8, मैक्सिमम लोग लिखे हैं 8, बस कुछ लोग लिखे हैं 6। तो मैं बता दूं बेटा, मैं बता दूं, अष्टफल की जो रिक्ति होती है ना वो 6 परमाणुओं के मिलने से बनेगा, 8 नहीं। अधिकांश लोग यहां 8 8 8 लिखे हैं। जरा मैं आपको बताता हूं, अगर आप बात करते हैं अष्टफल की, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल, तो सुनना, किसी परमाणु का एग्जाम्पल बताओ। क्लास 11th में आप पढ़े हो ना, किसी परमाणु का एग्जाम्पल बताओ जिसमें अष्टफल की संरचना पाया जा रहा था, जिसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल था। जल्दी बताओ, कोई मॉलिक्यूल जिसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल था, जल्दी बताओ।
हाँ दिव्यांश, अभी क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, रिक्तियों पर कैसे प्रश्न आएंगे बता रहा हूं। कोई एग्जाम्पल बताओ ऑक्टाहेड्रल का। CaCl नहीं बेटा, H2O नहीं, C2H4 नहीं, FCl नहीं। अरे क्या लिख के भेज रहे हो, मैं बताता हूं। इसका एग्जाम्पल था बेटा, इसका एग्जाम्पल था SF6, इसका एग्जाम्पल था SF6। मैं आपको याद दिलाता हूं, SF6 ऐसा होता था, इसका संरचना, इसी को तो हम अष्टफलकीय बोलते हैं ना बेटा, इसी को तो हम अष्टफलकीय बोलते हैं, करेक्ट, इसी को अष्टफलकीय संरचना बोलते हैं। अब बस इतना बता दो बेटा, अष्टफलकीय सुन के लगता है 8, अष्टफलकीय सुन के लगता है 8, ऑक्टा, ऑक्टा मतलब भी होता है 8। अब एक प्रश्न है कि जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि किसी मॉलिक्यूल का एग्जांपल बताओ, तो हमारे सामने कुछ लोगों ने आंसर दिया SF6 होगा। पर बेटा मुझे एक बात बताओ, ऑक्टाहेड्रल को ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं भाई? इसमें तो कुछ भी 8 नहीं है, इसमें तो कुछ भी 8 नहीं है, दिख रहा कुछ कुछ है इसमें 8। इसमें कितने परमाणु हैं? इसमें कितने परमाणु हैं? 6। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, ये देखो, ये देखो, 6 तो यहां परमाणु हैं। तो फिर इसको अष्टफलकीय क्यों बोलते हैं? इस संरचना को ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं? बेटा ऑक्टा मतलब होता है 8। जब मैंने प्रश्न पूछा था ऑक्टाहेड्रल कितने परमाणुओं से बनेंगे, आपने सबने लिख के भेजा था 8 8 8। सही बात है। तो बेटा ऑक्टाहेड्रल को ऑक्टाहेड्रल इसलिए बोलते हैं, इसमें 8 परमाणु नहीं होते, 8 फेस होते हैं, 8 फलक होते हैं। मैंने कहा 8 फेस होते हैं। ये देखो, यहां से लेके यहां तक एक फेस बन गया, यहां से लेके यहां तक एक फेस बन गया। तो बेटा ऑक्टाहेड्रल में 8 फेस होते हैं। ये देखो ऐसा, यहां एक फेस होगा, इधर एक फेस होगा, सामने एक फेस होगा, पीछे एक फेस होगा, वैसे ही नीचे भी 4 जो फेस हो। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, वो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो याद रखेंगे ऑक्टाहेड्रल को ऑक्टाहेड्रल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 8 फेस होते हैं, 8 फलक होते हैं। ठीक है, तो अब वापस आते हैं। तो इतना समझ में आ गया ना कि बेटा जो अष्टफलकीय संरचना है उसमें 8 फलक होते हैं। पर अष्टफलकीय संरचना कितने परमाणुओं के मिलने से बनता है? 6। देखो 6 फ्लोरीन है, 6 तो याद रखेंगे। चलिए वापस चलते हैं। तो मैंने आपसे पूछा था कि ऑक्टाहेड्रल कितने परमाणुओं के मिलने से बनेगा? 6। तो ये मैं आपको बना के दिखाता हूं, मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये देखो, मैं आपको इसे बना के दिखाता हूं। ये देखो बेटा, ये मैंने 3 परमाणु ले लिए, ठीक है, 3 परमाणु यहां पर मैंने और ले लिए ऊपर में। अब ये बताओ, इन 6 परमाणुओं के मिलने से यहां बीचों बीच एक गैप बना है। देखो इन 6 परमाणुओं के मिलने से यहां बीचों बीच एक गैप बना है, और ये जो गैप बना है क्योंकि वो 6 परमाणुओं के मिलने से बना है, तो स्वाभाविक सी बात है आप इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। आप इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे, आप इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। पर बेटा ये देखने से ऐसा तो नहीं दिख रहा है, ये देखने से अष्टफलकीय संरचना जैसा तो नहीं दिख रहा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं इसको आप अष्टफलकीय रूप में कैसे बना सकते हो। तो यहां देखना, दरअसल इस स्ट्रक्चर में गौर से देखो, यहां ये जो परमाणु है, ये वाला, ये जो पीला रंग का परमाणु है, उसको मैंने यहां पर बना दिया। ये देखो यहां पर बना दिया, ठीक है। और ये जो हरे रंग का परमाणु है, ये वाला, ये नीचे वाला, बेटा उसको मैंने यहां पर बना दिया। बाकी यहां पर 2 हरे पार्टिकल है, और यहां पर 2 पीले पार्टिकल है। मैंने सबको दूर दूर कर दिया। जैसे मैंने सबको दूर दूर किया तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही अब आप इनको जोड़ोगे, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये जो संरचना है वो अष्टफलकीय है। ये जो संरचना है ये अष्टफलकीय है। और जैसे ही ये 6 पार्टिकल आपस में मिलेंगे तो बीचों बीच एक गैप बनेगा, उसी गैप को आप क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी 6 पार्टिकल आपस में मिलते हैं, जब भी 6 पार्टिकल
आपस में मिलते हैं तो फिर वहां पर बनने वाले गैप को क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको थियरी बताया है कि टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड दिखते कैसे हैं, कितने परमाणुओं के मिलने से बनते हैं। लेकिन अब आते हैं कि इनसे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं? न्यूमेरिकल तो इनके जो न्यूमेरिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वाइड्स के न्यूमेरिकल हर स्तर के एग्जाम में, याद रखिए इस चैप्टर में इसके जो न्यूमेरिकल है वो हर स्तर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं। आप ये समझ गए होंगे कि रिक्तियां दो प्रकार की होती हैं। अब ये देखते हैं कि इनसे संबंधित प्रश्न कैसे आता है, इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे आता है। तो अब ध्यान सुनेंगे। एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्टों ने कुछ चीजें पता लगाई हैं कि ये जो रिक्तियां होती हैं इनकी संख्या कितनी होंगी। ये जो रिक्तियां होती हैं इनकी संख्या कितनी होगी। गौर सुनेगा तो बेटा अब यहां पर गौर सुनेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो परमाणु दिख रहे हैं आपको गोल 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 गोल, ये है क्या और बीच में जो गैप बनेगा उसका क्या होने वाला है। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं, पर न्यूमेरिकल बताने से पहले कुछ बातों को समझ लीजिए। पहला चीज कि ये जो गोल गोल पार्टिकल बनाए हैं मैंने, ये है क्या, और बीच में जो गैप है जिसको वाइड कहते हैं, उसका करना क्या है। तो गौर सुनना, न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो आपको एक बात यह याद रखना है कि जब भी परमाणुओं के बीच में संकुलन होगा, पैकिंग होगा, तो बेटा आप एक बात दिमाग में छाप लो कि संकुलन यानी कि पैकिंग हमेशा एनायन ही करेंगे। संकुलन हमेशा एनायन ही करेंगे। एनायन मतलब क्या होता है बेटा? माइनस चार्ज वाले परमाणु। तो हमेशा याद रखना, संकुलन करने का काम किसका होता है? नेगेटिव आयन का। संकुलन करने का काम किसका होता है? नेगेटिव आयन का। और ये जो बीच बीच में गैप बने हैं ना, इन गैप में, असल में जो गैप बने हैं इन्हीं गैप में केटायन फंसा हुआ रहता है। ये जो बीच बीच में गैप बना है ना, इसमें केटायन फंसा हुआ पाया जाता है। तो अब प्रश्न यह था कि भाई बीच बीच में जो रिक्तियां बनी हुई है उनका करना क्या है। तो बेटा वो जो रिक्तियां होती हैं वो केटायन के लिए होती हैं। अब आपको तो पता होगा, आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि बेटा केटायन का आकार छोटा होता है और एनायन का आकार बड़ा होता है। यानी कि संकुलन यानी कि पैकिंग हमेशा एनायन ही कर सकता है। याद रखना, एनायन ही हमेशा पैकिंग करेगा, केटायन पैकिंग नहीं कर सकता। अगर केटायन पैकिंग करेगा तो उसके बीच में इतने छोटे छोटे गैप बनेंगे कि एनायन उसमें नहीं फंस सकता। तो हमेशा याद रखना, पैकिंग हमेशा एनायन करेगा और उसके द्वारा बने हुए बीच बीच में जो गैप हैं, इन गैप में क्या पाया जाएगा? केटायन। इस बात को बस ध्यान में रखेंगे। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करोगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल नहीं बनते। न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत सारी बातों को दिमाग में रखना पड़ता है। जैसे ये एक बात है कि आपको क्या याद रखना है? पैकिंग हमेशा एनायन करेगा। चाहे वो पैकिंग एससीपी हो, चाहे वो सीसीपी हो या एससीपी हो। अभी कुछ देर पहले मैंने ये बताया था क्या क्या होता है ना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो जब भी तुम सुनोगे किसी ने पैकिंग किया है, तो समझ जाना बेटा वो एनायन ही होगा। पैकिंग हमेशा एनायन करता है और केटायन बीच बीच में बने हुए गैप में फंसा हुआ पाया जाता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चलिए अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल वाली बातें बताता हूं। तो न्यूमेरिकल बताने से पहले ये जो वाइड होते हैं, ये जो रिक्तियां होती हैं, ये कितने होते होंगे? किसी भी ठोस के अंदर ये जो गैप होते हैं, ये जो रिक्तियां पाई जाती हैं, वो कितने हो सकते हैं? तो एक्सपेरिमेंट से कुछ चीजें निकाली गई हैं। एक्सपेरिमेंट करके कुछ डेटा निकाला गया है कि, यहां सुनेंगे, कि नंबर ऑफ एनायन यानी एनायनों की संख्या, गौर सुनना, एनायनों की संख्या जितनी होती है
एग्जैक्टली उतना ही ऑक्टाहेड्रल वाइड यानी कि अष्टफलकीय वाइडों की संख्या पाई जाती है। फिर सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं, जितने एनायन होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे, और ऑक्टाहेड्रल वाइड की जो संख्या है उसे हम n से दर्शाते हैं। जो अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं उसे हम n से दर्शाते हैं। अब प्रश्न है कि टेट्राहेड्रल वाइड कितना होगा, तो बेटा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड यानी कि टेट्राहेड्रल वाइड की संख्या ऑक्टाहेड्रल वाइड के जस्ट दुगना होता है। ऑक्टाहेड्रल वाइड के जस्ट दुगना होता है, इसीलिए इसको 2n लिखते हैं, बस आपको इतनी सी बात याद रखनी, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है। तो अगर आपको इस टॉपिक का न्यूमेरिकल बनाना है तो बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जब भी आप एनायन सुनोगे, एनायन, गौर सुनना, जब भी आप एनायन सुनोगे तो तुरंत उसको n मान लेना। जब भी आप एनायन सुनोगे तो उसको n मान लेना, या फिर ऑक्टाहेड्रल वाइड सुनते ही उसको n मान लेना, और टेट्राहेड्रल वाइड सुनते ही उसे 2n मान लेना। टेट्राहेड्रल वाइड सुनते ही उसे 2n मान लेना। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। देखो फटाफट अभी कैसे क्वेश्चन बनेगा, पहले से कॉपी कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं बेटा क्वेश्चन कैसे आएगा। बेटा आपको देखो, आप अगर स्टेट बोर्ड में हो तो न्यूमेरिकल की संख्या थोड़ी कम होती है, थ्योरी ज़्यादा आता है, पर फिर भी मैं कहूँगा न्यूमेरिकल आपको सीखना चाहिए, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सीखोगे ना बेटा तो आपका IQ लेवल थोड़ा बढ़ेगा, आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, आपकी क्षमता बढ़ेगी, जिससे आप जो बड़े बड़े एग्जाम है उसमें आसानी से सर्वाइव कर सकते हो। इसलिए मैं हर न्यूमेरिकल को करवाऊंगा, जिस चैप्टर में जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल होंगे मैं आपको हर एक न्यूमेरिकल को बना के दिखाऊंगा, आप उसकी चिंता ना करें। तो आपने कॉपी कर लिया होगा, ओके। अब चलिए, ये जो आप लिखे हो ना, बस इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस क्या याद रखना है, एनायन सुनते ही n लेना है, या ऑक्टाहेड्रल वाइड सुनते ही n लेना है, और टेट्राहेड्रल वाइड सुनते ही 2n लेना है। बस अब दिखाऊं आपको प्रश्न, तो यहां देखना, मान लो, अच्छा एक उदाहरण ही ले लेते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो, ये देखिए, यहां पर आपको कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। तो यहां जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैं एक प्रश्न पढ़ के सुनाता हूं बेटा। जैसे बोला है कि एक यौगिक है जिसमें x और y नाम के दो तत्व पाए जा रहे हैं, y तत्व एनायन है। प्रश्न में क्या लिखा है, y तत्व एनायन है, और इस y ने CCP संरचना बनाया है। अब बेटा CCP हो या HCP हो या SCP हो, तीनों का मतलब क्या होता है, पैकिंग। तीनों का मतलब क्या होता है, पैकिंग। तो तुमने सुना कि Y CCP संरचना कर रहा है, तुमने क्या सुना, Y CCP संरचना कर रहा है। तो CCP मतलब पैकिंग कर रहा है। तो प्रश्न में लिखा है कि Y पैकिंग कर रहा है, तो बस सुनते ही समझ गया, पैकिंग मतलब ये एनायन है। पैकिंग कौन करता है, एनायन करता है। तो यहां पर Y पैकिंग कर रहा है, मतलब ये एनायन है, और एनायन की संख्या क्या लेंगे बेटा, N। एनायन की संख्या क्या लेंगे, N। अब प्रश्न में आगे क्या लिखा है कि जो X तत्व है, जिसको आप केटायन कह रहे हैं, ये सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में पाया जा रहा है, सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में पाया जा रहा है। तो बताइए यहां पर उस ठोस का क्या सूत्र होगा। तो इस प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको एक बार रीड कर देता हूं। एक प्रश्न और देखो, प्रश्न में लिखा है कि एक B यौगिक है जो SCP पैकिंग कर रहा है। अब फिर वही बात, जैसी मैंने सुना SCP, तो बेटा CCP SCP सुनते ही समझ जाना कि वो पैकिंग है। और B अगर पैकिंग कर रहा है मतलब वो एनायन है। B अगर पैकिंग कर रहा है मतलब वो एनायन है, और एनायन के नंबर को N लेते हैं, एनायन के नंबर को N लेंगे। तो यहां पर B एनायन है, उसको मैंने N मान लिया, इसको मैंने N मान लिया। और प्रश्न में क्या लिखा है कि A जो तत्व है वो चतुष्फल की रिक्तियों के 2/3 हिस्से में पाया जा रहा है। प्रश्न में क्या लिखा है, A जो केटायन है वो चतुष्फल की रिक्तियों के यानी कि टेट्राहेड्रल वाइड के
2/3 हिस्से में पाया जा रहा है। तो चलो बताओ कि उस यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो प्रश्न ऐसे होते हैं। तो ये प्रश्न मैं दोबारा आपके सामने दिखाऊंगा। चलो मैं पहले अपने तरफ से कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूं। तो यहां देखो बेटा, अब मैं पहले अपने तरफ से कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं। मान लो किसी प्रश्न में लिखा है कि एक ठोस है जिसमें दो तत्व हैं, ए और बी, दो तत्व हैं, ठीक है, दो एटम हैं। और प्रश्न में यह लिखा हुआ है कि बी ने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किया है। बी ने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किया है। और जो ए है, ए जो है वो जितने भी चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं उसके 1/3 हिस्से में पाया जा रहा है। ध्यान सुनना, रिक्तियों में कौन पाया जाता है? केटायन। तो बेटा प्रश्न में लिखा है कि ए और बी मिलके एक ठोस बना रहे हैं। बी ने पैकिंग किया और ए टेट्राहेड्रल के 1/3 हिस्से में पाया जा रहा है। चलो ए और बी मिलके जो यौगिक बनाएंगे उसका सूत्र बताओ। तो आपको बस क्या करना है, सबसे पहले आप मुझे बताओ, इतना तो आप जानते होंगे कि बेटा जब भी हम एक आयोनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं तो आयोनिक कंपाउंड में आपको याद होगा कि हमेशा केटायन पहले रहता है और एनायन बाद में रहता है ना, हमेशा। अरे बेटा हम हमेशा NaCl लिखते हैं, Cl Na थोड़ी लिखते हैं। ये तो IUPAC का नियम है कि हमेशा केटायन लेफ्ट में होगा और एनायन राइट में होगा। तो हमेशा केटायन को लेफ्ट में रखेंगे और एनायन को राइट में। तो सबसे पहली बात इस प्रश्न में सबसे पहले आपको यह पहचानना है कि एनायन कौन है। तो मैंने जैसे सुना बी पैकिंग कर रहा है, अच्छा बी पैकिंग कर रहा है मतलब बेटा बी एनायन है। बी पैकिंग कर रहा है मतलब वो एनायन है और ए केटायन है। तो बस आपको ए और बी का अनुपात निकालना है। अब सुनो आगे, मैंने आपसे बोला था कि बी अगर एनायन है तो एनायन की संख्या क्या लेते हैं बेटा? एन। याद दिलाना पड़ेगा। ये देखो अरे कहां चला गया भैया, लो बताओ मेरे, हाँ ये देखो, एनायन सुनते ही आपको एन लेना है। ऑक्टाहेड्रल वाइड सुनते ही एन लेना है। टेट्राहेड्रल वाइड सुनते ही 2n लेना है। तो अब वापस आते हैं। हाँ, तो मैंने सुना कि बी ने पैकिंग किया है और पैकिंग कौन करता है? एनायन करता है। तो मैं समझ गया बी एनायन है और एनायन की संख्या क्या होगी? एन। एनायन की संख्या एन। अब क्वेश्चन क्या बोला है? ए टेट्राहेड्रल वाइड के 1/3 में है। ए टेट्राहेड्रल वाइड के 1/3 में। तो बेटा ये बताओ, टेट्राहेड्रल वाइड सुनते ही क्या लिख देंगे हम लोग? 2n। टेट्राहेड्रल वाइड लिखते क्या? 2n। तो प्रश्न में लिखा है कि केटायन 2n के यानी कि टेट्राहेड्रल वाइड के 1/3 हिस्से में पाया जा रहा है। तो चलो सूत्र बनाते हैं। अब बेटा यहां से ये n और ये n कैंसिल हो गया। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये क्या बचा बेटा? 2/3, इधर 1 बचा। अब इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा 2:3, यानी कि ए का नंबर आ गया 2 और बी का नंबर आ गया 3। तो इसका मतलब हुआ आपका ठोस का सूत्र है A2B3। आपका ठोस का सूत्र हुआ बेटा A2B3। तो इस तरीके से हम किसी भी ठोस का सूत्र निकालते हैं। इसे कॉपी करो, फिर फटाक से आपको और एग्जांपल दिखाता हूं बेटा। कॉपी कीजिए और एग्जांपल दिखाऊंगा। हाँ केसी, एक बच्चा पूछ रहा है नीट के हिसाब से भी पढ़ा रहे हैं क्या? तो देखो बेटा, मैं सच बताऊं, मैं जो कुछ यहाँ पर जानता हूँ सब आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ, सब कुछ आपको बता रहा हूँ। हाँ, अब एकदम से बहुत अधिक गहराई में भी नहीं जा सकता मैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का सिलेबस फिर मैं कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा। पर यह है कि जो भी टॉपिक आपके बुक में दिया होगा, वो जिस तरीके से भी दिया होगा, मैं आपको उससे अच्छा ही बताऊंगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। चलो अब आपको एक दूसरा प्रश्न दिखाता हूं। ये लिख ले बेटे। ठीक है, तो अब मैं आपको एक दूसरा प्रश्न दिखाता हूं। चलो एक दूसरा प्रश्न देखो।
मान लो किसी ने पूछा कि हमारे पास एक ठोस है जो x और y से मिलके बना है, ठीक है। अब मुझे बोला गया कि जो x परमाणु है उसने क्यूबिक क्लोज पैकिंग किया है, और जो y परमाणु है ये 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड में पाया जा रहा है। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि x और y दो परमाणु हैं जिन्होंने मिलकर एक ठोस बनाया हुआ है, और बताया जा रहा है कि x ने सीसीपी किया है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग किया है, और y ने जितने भी ऑक्टाहेड्रल वाइड है उनके अंदर 2/3 हिस्सा घेरे हुए हैं। जो y है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड का 2/3 हिस्सा घेरा हुआ है। तो अब कैसे बनाएंगे बेटा क्वेश्चन को? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, क्या लिखना है। लेफ्ट में रहेगा केटायन, राइट में रहेगा एनायन। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, एनायन कौन है x और y में से? x और y में से एनायन कौन है? एनायन कौन है? x। कैसे पता चला बेटा? x ने क्यूबिक क्लोज पैकिंग किया है, और पैकिंग सुनते में समझ गया वो एनायन है। याद रखना, जो पैकिंग करता हुआ एनायन होता है, और एनायन की संख्या हमेशा क्या लेते हैं? n। एनायन की संख्या हमेशा n लेते हैं। और जो केटायन है, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर x एनायन है तो y केटायन ही होगा, तो इस तरफ y को ले लेते हैं। अब प्रश्न में क्या लिखा है कि y ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, यानी कि y ऑक्टाहेड्रल वाइड का 2/3 हिस्सा घेरा हुआ है। y ऑक्टाहेड्रल वाइड का 2/3 हिस्सा घेरा हुआ है। y ऑक्टाहेड्रल वाइड का, और याद करो ऑक्टाहेड्रल सुनते ही क्या लिखना है? n। ऑक्टाहेड्रल सुनते ही क्या लिखना है? n। तो बस बता, अब दिख ही रहा है क्या होने वाला है। ये n और ये n कैंसिल हो गया। अब मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा जी? क्या बन गया? तो 2/3, इधर कुछ नहीं बचा तो 1, यानी कि 2:3, यानी कि आपका फॉर्मूला हो गया बेटा y2 और x3। तो ये है इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर, ये है इस कंपाउंड का फॉर्मूला। कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको ना प्रश्न आपके सामने रखूंगा, और एक आध प्रश्न आप मुझे बना के दिखाना। कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, तो चलो अब एक काम करते हैं। चलो मुझे ना इसमें ना पहला वाला और थर्ड वाला आप मुझे बना के बताओ, एक बार ट्राई करो। थोड़ा स्क्रीन को हल्का सा बड़ा कर देता हूं बेटा। हाँ लो, एक बार ट्राई करो इसको बनाने का, पहला वाला और तीसरा वाला एक बार ट्राई करो। हाँ अली खान बेटा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी राज्य में रहें, भाई भारत के किसी भी राज्य में रहें, जो 12वीं का जो सिलेबस है वो एक जैसा ही होता है। बहुत थोड़ा बहुत अंतर रहता है, बाकी सिलेबस एक जैसा रहता है। आप सीबीएसई के सिलेबस को देखो या सीजी बोर्ड का सिलेबस देखो, लगभग वैसा ही रहता है। बस प्रश्न आने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। बनाओ इन दोनों प्रश्नों को। पहला वाला एक्स वाई आया 1:1, पहले वाले का अनुपात एक्स और वाई का 1:1 आया होगा बेटा, कंफर्म करो। 1:1 आया, पहले वाले का अनुपात 1:1 आना चाहिए। हाँ ठीक उसी प्रकार। चलो ये तीसरा वाला ट्राई करो, जो तीसरा प्रश्न है उसको ट्राई करो। जहां पर भी कोई न्यूमेरिकल वाला टॉपिक होगा ना, तो मैं उस टॉपिक को पढ़ाते हैं उसका न्यूमेरिकल साथ में करवा दिया करूंगा, तो दिक्कत नहीं होगी। अब है थर्ड बन गया,
ओके, गुड बेटा। सही है। आया क्या थर्ड वाले का आंसर? ठीक ठीक। तो यहां पर इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लो, इस स्क्रीन का सॉरी, इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लो और बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं वो आप घर में बना लीजिएगा। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं ये आप घर में बना लीजिएगा। आसान है, आप बना लेंगे। अगर आपने पूरा ध्यान से सुना है तो दिक्कत नहीं आएगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, तो चलो ये टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया, जो रिक्तियां थी, जो वाइड है। अब इसके बाद आगे इस चैप्टर में ज़्यादा न्यूमेरिकल वाले टॉपिक नहीं है, अब पूरा थ्योरी आएगा। बेटा ये जो चैप्टर है ये तो सिर्फ शुरुआत है। यकीन मानिए शुरू में जो 4 चैप्टर है ये ठोस अवस्था है, इसके बाद फिर आएगा बेटा विलयन, उसके बाद आएगा रासायनिक बलगतिकी, उसके बाद आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इन चारों फिजिकल चैप्टर में सबसे कम कॉन्सेप्चुअल यही चैप्टर है, सबसे कम कॉन्सेप्ट इसी में है। पर इसके बाद जो चैप्टर आएंगे वो भयानक इंटरेस्टिंग है। आप मतलब 1 मिनट के लिए भी स्क्रीन से हट नहीं पाएंगे, इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर और मजेदार चैप्टर है। खैर ठीक है, ये चैप्टर भी अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इतना आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगले क्लास में फिर मिलते हैं बेटा। जो बचे हुए टॉपिक हैं वो मैं आपको अगले क्लास में कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, अगले क्लास में मिलते हैं।